नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 20 अक्टूबर 2021 की डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हम डिस्कस करते हैं। पहला एडिटोरियल है इन द क्रॉस हेयर्स सिविलियंस एंड कश्मीर हारमोनी। कश्मीर में जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है, ओवरऑल ये जो माइनॉरिटी किलिंग्स हुई हैं उसकी वजह से बहुत सारे जो नॉन लोकल्स हैं, जो कश्मीरी पंडित्स हैं, वो फिर से कश्मीर वैल्यू छोड़ के भाग रहे हैं। तो पहले जब वो कश्मीर वैल्यू छोड़ के भागे थे 1990s में, उस समय पे क्या हालात थे, उसके बाद जब वो 2006 में वापस आए तब क्या हालात थे, और अभी लेटेस्ट क्या हालात हैं, इनको टैकल करने के लिए सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, इन सब चीज़ों के बारे में एक छोटा सा ओपिनियन है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। तो इस आर्टिकल को देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, तो रिसेंटली ही सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल की है केंद्र की सरकार ने, और उस एफिडेविट ने केंद्र की सरकार ने ये बताने की कोशिश की है कि हम क्यों सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस के डाटा को रिलीज नहीं कर रहे हैं, क्यों सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस का डाटा थोड़ा गड़बड़ है, फ्लॉड है, और हमको अलग से कास्ट सेंसस कराने की जरूरत है, और क्यों अभी के लिए कास्ट सेंसस नहीं कराया जा सकता, उसको कराने में समय लगेगा। तो ये सारे के सारे व्यू पॉइंट इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दे रखे हैं, इनको देखेंगे। इंडिया और बांग्लादेश के कंटेक्स्ट में ये जो ओवरऑल दुर्गा पूजा के समय पे हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी के अगेंस्ट बांग्लादेश में जो वायलेंस लिया है, उसको लेके एक व्यू पॉइंट दे रखा है। मैं इसको अलग से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, रीजन भी यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं बता रखा है। शेख हसीना जी की तारीफ कर रही है हमारी प्रेजेंट सरकार, ये सब बता रखा है। यूएन ने इंटरवेंशन करने को बोला है। जो इंडियन हाई कमीशन है ढाका में, जो इंडिया की एम्बेसी है ढाका में, वो वहाँ के ऑफिशियल्स के टच में आ रही है, ओवरऑल इस्कॉन ग्रुप के टच में आ रही है, हिंदू कम्युनिटी के टच में आ रही है, और लोगों को शांत करने की कोशिश कर रही है। बट इसको एज एन इंटरनल इंटरफेरेंस देखा जा रहा है। मतलब अगर इंडियन हाई कमीशन बांग्लादेश के लॉ एंड ऑर्डर में जाके बातचीत करेगी तो उसको इंडिया का इंटरफेरेंस समझा जाएगा बांग्लादेश के अंदर। तो इस प्रकार की कुछ बातें यहाँ पे बताई गई हैं। ओवरऑल बांग्लादेश के अंदर ये जो ट्रबल है, इसको सॉर्ट आउट करने में सारी गन्स ब्लेजिंग है। हर कोई अपनी अपनी एंड से जो कुछ भी हो सकता है वो करने की कोशिश कर रहा है। तो एक व्यू पॉइंट ये है, इसको देखेंगे। हालांकि बांग्लादेश वाला हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। एक और जो अच्छा आर्टिकल है वो है द अदर क्वाड। अभी रिसेंटली हुआ ये कि वर्चुअल मीट हुई है यूएस, इजराइल, यूएई और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर्स की। तो अब इंडिया, यूएस, इजराइल और यूएई, इनमें क्या कॉमन लिंक है, कैसे इब्राहिम अकॉर्ड सॉल्व करने के बाद इजराइल और यूएई और बहरीन, मतलब जो सुन्नी किंगडम्स हैं, सऊदी अरेबिया भी आपका सुन्नी किंगडम है, ऑफिशियली तो कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, बट फिर भी अनऑफिशियली ऐसा बोला जा रहा है कि इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में भी दोस्ती है। तो ये जो चेंज्ड जियोपॉलिटिक्स है उसके चलते क्या एक नया क्वाड बनता आ रहा है जिसमें इंडिया, यूएस, इजराइल और यूएई है, और ये नया क्वाड कितना इफेक्टिव है, इंडिया को यहाँ पे कितना फायदा होने वाला है, कितना इंडिया को ओवरऑल पॉलिटिक्स में घुसने से बचना चाहिए, इसके बारे में एक व्यू पॉइंट है, इस व्यू पॉइंट को देखेंगे। फिर तमिलनाडु सोलर पावर में कैसे और कितना आगे बढ़ रहा है, कितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है तमिलनाडु के अंदर, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज है सोलर पावर को लेके, ये एक आर्टिकल है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को हम देखेंगे। और जो आखिरी आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो यूएस कांग्रेस को लेके। एक्चुअली में जेम्स मैकडर्मट ने इस आर्टिकल को लिखा है। उन्होंने यूएस कांग्रेस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में काम किया है कम लंबे समय तक। ये एक बार इंडिया आए थे और इंडिया में पुष्कर फेस्टिवल में गए थे, पुष्कर कैमल फेस्टिवल में। तो जिस प्रकार से उन्होंने पुष्कर कैमल फेस्टिवल में कैमल्स देखे थे ना, उसी प्रकार से ये बता रहे हैं कि यूएस कांग्रेस में जो मेंबर्स हैं वो एक्ट करते हैं। तो एक अच्छा, बड़ा अच्छा व्यू पॉइंट है। यूएस कांग्रेस में खासकर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट्स, यूएस कांग्रेस दो से बना हुआ है। तो ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट है, इसमें जो इंपॉर्टेंट बिल्स होते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, वो कंसिस्टेंटली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और लीडर्स हैं वो पास नहीं करा पा रहे हैं। वो क्यों नहीं पास करा पा रहे हैं, उसका एक वजह दे रखी गई है। इस वजह को समझने की कोशिश करेंगे। मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं वो किसने किसने ज्वाइन किया। तो देवराज मोहंती ने हमको ज्वाइन किया, शालिनी गौतम ने हमको ज्वाइन किया, सौम्या एस प्रधान ने हमको ज्वाइन किया। सौम्या एस प्रधान का ये 11th मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक सौम्या एस प्रधान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। पिछले एक साल से आप मेंबर हो और आपके जो भी कमेंट्स हैं वो अक्सर कर देखते रहते हैं, तो वेलकम अगेन एंड थैंक यू सो मच। ऋषभ सिंह ने हमको ज्वाइन किया, 3rd मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक ऋषभ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अभिमन्यु सिंह ने हमको ज्वाइन किया। आयुष परिहार ने हमको ज्वाइन किया, आयुष परिहार का 3rd मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक आयुष। देन निबंधिका सिंह ने हमको ज्वाइन किया, निबंधिका सिंह ने। देन स्वप्निल तगवाले ने हमको ज्वाइन किया, स्वप्निल तगवाले का ये 5th मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक स्वप्निल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। देन मोनिका गौतम ने हमको ज्वाइन किया। देन प्रणव श्रीवास्तव ने हमको ज्वाइन किया, प्रणव श्रीवास्तव का 2nd मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक प्रणव। आफरीन फातिमा ने हमको ज्वाइन किया, सौम्या अग्रवाल ने हमको ज्वाइन किया, पूर्वांगी परमार ने हमको ज्वाइन किया और एकता वर्मा ने हमको ज्वाइन किया। तो एकता वर्मा, पूर्वांगी परमार, सौम्या अग्रवाल, आफरीन फातिमा,
प्रणब श्रीवास्तव सेकेंड मंथ एज ए मेंबर, मोनिका गौतम, स्वप्निल तकवाले फिफ्थ मंथ एज ए मेंबर, निबंधिका सिंह, आयुष परिवार थर्ड मंथ एज ए मेंबर, देन अभिमन्यु सिंह, ऋषभ सिंह थर्ड मंथ एज ए मेंबर, सौम्या एस प्रधान 11th मंथ एज ए मेंबर, शालिनी गौतम, देवराज मोहंती. आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल. थैंक यू सो मच गाइज एंड गर्ल्स फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू सो मच फॉर योर कंसिस्टेंट सपोर्ट. जो लोग बहुत लंबे समय से ज्वाइन कर रहे हैं, दे आर स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल, एंड एनीवन हु इज क्लिकिंग द ज्वाइन बटन इज हेल्पिंग अ लॉट. हैव अ थैंक यू सो मच वंस अगेन दोस्तों. चलिए शुरुआत करते हैं. इन द क्रॉस हेयर सिविलियंस एंड द कश्मीर हार्मोनी as a compounded tragedy, there needs to be a range of actions and solutions from security to justice to reconciliation. यहाँ शुरुआत में ही ऑथर ने बोल दिया कि सिक्योरिटी तो लेके आनी है, जस्टिस भी लेके आना है और रिकंसिलिएशन भी लेके आना है. रिकंसिलिएशन मतलब कि वो फैक्शन जो कि नाराज हैं उनको किसी भी तरीके से रिकंसिलिएट करना है, वापस फोल्ड में लेके आना है. पिछले 2 हफ्तों में अगर देखा जाए तो 11 सिविलियंस और लगभग 9 आर्मी ट्रूप्स को यहाँ पे मारा जा चुका है, जिसमें ज्यादातर माइनॉरिटीज हैं और ओवरऑल मुस्लिम्स भी हैं, सिख्स भी हैं. तो हिंदूज जिनको मारा गया उसमें कश्मीरी पंडित्स भी हैं, माइग्रेंट लेबर भी हैं. अब खास बात यहाँ पे ये बताई जा रही है कि इसके चलते बहुत सारे कश्मीरी पंडित फिर से कश्मीर वैली को छोड़ के जा रहे हैं. जी हाँ, वो कश्मीरी पंडित्स जो कि प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम फॉर रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ माइग्रेंट्स जो कि कश्मीर वैली के लिए चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा कांग्रेस सरकार के अंदर 2006 में, उसके जो चलते जो भी कश्मीरी पंडित्स वैली में वापस आए थे उसमें से लगभग 1/3 वापस लौट गए हैं, ऐसा पंडित ऑर्गेनाइजेशंस का बोलना है. इनफैक्ट 1990s की इंसर्जेंसी के दौरान बहुत सारे ऐसे कश्मीरी पंडित थे जो वापस गए नहीं थे. लगभग 800 ऐसी कश्मीरी पंडित फैमिलीज थी जो कश्मीर में ही रुकी थी. वो 800 फैमिलीज भी बहुत हद तक यहाँ पे कश्मीर को छोड़ने को उतारू हो रखी. अगर आप बात करो कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टीज की, सिविल सोसाइटी की, एज वेल एज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इन सब ने जो छोड़ के कश्मीरी पंडित जा रहे हैं कश्मीर वैली को, उनको रुकने को बोला है. ओके, लोकल लेवल पे जो सिविल सोसाइटी है वो भी बोल रही है, पुलिस तो बोल ही रही, और मनोज सिन्हा साहब जो कि अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं कश्मीर के, वो भी ऐसा बोल रहे हैं रुकने को. बट इन लोगों को डर लग रहा है, क्योंकि भाई एक इंसान को अपनी जिंदगी के लिए डर लग रहा हो कि पता नहीं कौन कहां से बंदूकधारी आएगा और उनको गोली मार के चला जाएगा, तो इंसान तो डरेगा ही. अब एडमिनिस्ट्रेशन 1990s का एडमिनिस्ट्रेशन और डेफिनेटली 2021 का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बदल गया है, बट ओवरऑल कैसे ना कैसे करके आपको लोगों को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि वो सेफ है. जब तक उनको सेफ्टी फील नहीं होगी तब तक चीजें प्रॉब्लमेटिक रहेंगी. और इसीलिए देखो आप कि कश्मीरी पंडित्स के साथ साथ जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो कि कुछ समय पे टेम्परेरली आके कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं अपना छोटा मोटा, वो भी वैली छोड़ के भागने को हो रहे हैं, अपने होम स्टेट्स भागना चाहते हैं. ठीक है, अब जो एकदम से वापस नहीं जा पा रहा है उसने टेम्परेरली पुलिस स्टेशन में शरण ले लिए, गार्डेड कैंप्स में शरण ले लिए. कुल मिला के वो रिफ्यूजीज की तरह यहाँ रह रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कोशिश की जा रही है कि उनको यहीं पे रिहेबिलिटेट किया जाए, वो वापस ना जाए. लेकिन एक चीज देखने को मिल रही है कि यहाँ पे फिर से एक फ्रेश वेव ऑफ फियर आ गया है वैली में कश्मीर वैली में फिर से लोग डर रहे हैं, यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं. और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि मिलिटेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहा है और वो लोगों से बोल रहा है रुको, मिलिटेंट से डरो मत. मिलिटेंट्स क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कश्मीर तुम्हारे लिए नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ. तो एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल ही एक्शन में आ गया. 700 लोगों को डिटेन किया गया पुलिस के द्वारा. ओवरऑल इंटेलिजेंस एजेंसी के हिसाब से कोई भी ऐसा बंदा, रिलीजियस लीडर, पंच, मीडिया जो कि बहुत ज्यादा प्रो कश्मीरी बात करता है, बहुत ज्यादा माइग्रेंट्स के अगेंस्ट बात करता है, कश्मीरी पंडित्स के अगेंस्ट बात करता है, इस प्रकार के लोगों को सिक्योरिटी एजेंसीज ने धर रखा है. ऑब्वियस सी बात है वो लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार का टिंज दिखाया है पहले, तो इन्हीं लोगों को पकड़ेगी सिक्योरिटी एजेंसीज, तभी तो इस वायलेंस को रोक पाएगी. लेकिन फिर इस बात में भी बहुत सारी बहस है कि एक्चुअली में इतनी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी सिचुएशन से क्या आप सच में कुछ यूजफुल निकाल सकते हो या फिर ये बस कहने भर के लिए होता है. देखिए, ऐसा बोला जा रहा है कि पाकिस्तान बेस्ड आर्म्ड ग्रुप्स जो हैं वो यहाँ पे काफी इम्बोल्डन हो रखे हैं ताकि क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ाया जा सके. और ये सब कुछ कब हुआ है? जब अफगानिस्तान में तालिबान पावर में आ गया. 1990s की इंसर्जेंसी का यहाँ पे काफी कुछ सेम देखने को मिल रहा है. और हमने ये चीज भी देखी है कि जब से ये अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ताकत में आया है तब से ही कश्मीर में ये सारी एक्टिविटीज ज्यादा शुरू हुई हैं और बहुत सारे ऑपरेशंस भी चलाए हैं हमारी आर्मी ने मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए.
तो 1990s में जो हुआ उसको दोबारा यहाँ पे करने की कोशिश की जा रही है। 1990s में भी वैल्यू को कम्युनलाइज करने की कोशिश की थी और एडमिनिस्ट्रेशन को पैरालाइज करने की कोशिश की थी। हालांकि वो पूरी तरीके से कम्युनलाइज और पैरालाइज नहीं कर पाए थे, बट हाँ इसमें जरूर सक्सेसफुल हो गए थे कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज वैली छोड़ के भाग गई थी। अब इस बार ऐसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा पता नहीं। वाजपेयी साहब ने भी क्रॉस बॉर्डर आर्म्ड ग्रुप्स के साथ बातचीत करके चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की थी, लेकिन चीजें सॉर्ट आउट हुई नहीं थी। 100 बिहारी लेबरर्स को मार दिया गया था कश्मीर के अंदर। तो अब चीजें हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ऑथर बोल रहा है जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है लोकल लेवल पे लोगों को बात करना। अच्छी बात यहाँ पे ये हो रही है कि जैसे ही माइनॉरिटी की किलिंग हुई है, कश्मीर में जितने ओपिनियन ग्रुप हैं, कश्मीर में जितने भी सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैं, उन सब ने इन किलिंग्स को कंडेम किया है। जो भी कश्मीर की मस्जिद है वहां से ब्रॉडकास्ट हुई हैं बातें कि भाई ये गलत है, आप इस प्रकार से कश्मीर के पंडित्स को मार रहे हो, नॉन लोकल्स को मार रहे हो, ये सही नहीं है। कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज भी सामने आई हैं और उन्होंने बोला है कि इस प्रकार की मिलिटेंसी सही नहीं है, चाहे वो हुर्रियत हो, चाहे वो मिर्वाज उमर फारूक हो। लेकिन बात यह है कि जो कश्मीर की लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनफैक्ट जो हमारी नेशनल पार्टीज हैं जो कि बीजेपी को अपोज कर रही हैं, वो इस प्रकार की बातें बोल रही हैं कि ये सब आर्टिकल 370 की वजह से हो रहा है। आर्टिकल 370 जब हटाया गया था, कुछ ऐसी पेंडिंग प्रॉब्लम्स थी जिनको आर्टिकल 370 भी सॉर्ट आउट नहीं कर पाए। क्या मिलिटेंसी पूरी तरीके से कश्मीर वैली में खत्म हो गई थी आर्टिकल 370 के होने से या 35A के होने से? नहीं खत्म हुई थी। तो सरकार ने ओवरऑल कश्मीर को पूरा स्टेट बनाने की कोशिश की, यूनियन टेरिटरी बना दिया, आगे स्टेट भी बना दिया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है वो 370 वाला स्पेशल स्टेट नहीं होगा। तो ये बोल देना हमारी देश की बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा सिर्फ पॉलिटिक्स के नाम पे कि भाई बीजेपी ने 370 हटा दिया इसलिए ऐसा हो रहा है, ये भी यहाँ पे देखिए बिल्कुल गलत है। हालांकि लोकल लेवल पे कश्मीर में जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं वो कश्मीरी पंडित्स के घर पे जा रहे हैं, उनसे बोल रहे हैं कि आप यहाँ से छोड़ के मत जाइए, आपकी पूरी प्रोटेक्शन मिलेगी, आपको पूरी मदद मिलेगी, ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट मिलेगा। तो हर तरह से यहाँ पे कश्मीरी पंडित्स को एश्योरेंसेस तो देखिए दिए जा रहे हैं। अब ये एश्योरेंसेस लॉन्ग टर्म में किस हद तक इन पंडित्स को रोक सकते हैं ओवरऑल, ये एक अलग बात है। इंडियन आर्मी और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो ऐसा यहाँ पे राधा कुमार बोल रही हैं कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड लेवल पे इन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, एनजीओ के साथ बातचीत नहीं कर रहा है, साइलोज में ऑपरेट कर रहा है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जो आर्मी है वो इस प्रकार की एक्टिविटीज को हाइब्रिड मिलिटेंट्स बोलती है। हाइब्रिड मिलिटेंट्स कौन है? जो पूरी तरीके से मिलिटेंट भी नहीं है और पूरी तरीके से सिविलियन भी नहीं है। वो सिविलियंस जो मिलिटेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ना उनके पास वैसे हथियार है ना ही उनके पास वैसी ट्रेनिंग है, इनको आप हाइब्रिड मिलिटेंट्स बोलोगे। तो इनके पास छोटी मोटी बेसिक वेपन्स होते हैं, कंट्री पिस्टल्स होती हैं, देसी कट्टे होते हैं, जिससे ये लोग लोगों को शूट करके इस समय पे मार रहे हैं। क्योंकि गन्स की स्मगलिंग को काफी हद तक इंडिया ने क्रॉस बॉर्डर से रोक रखा है। तो जो इंडियन कश्मीर बेस्ड मिलिटेंट्स हैं वो ओवरऑल अगर गन पाना चाहें तो एडवांस लेवल की गन्स उनको जल्दी मिल नहीं पाती, तो जो छोटे मोटे कट्टे इनको मिलते हैं उसी से वो लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। हाँ ये अलग बात है कि इनको लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट है। ओके, तो अब एक बहुत बड़ा सवाल उठा है हमारे मोदी जी के इस प्रॉमिस पे। 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने प्रॉमिस किया था कश्मीरी पंडित्स को कि हाँ कश्मीरी पंडित्स वापस वैली में जाके सेटल हो सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का जो वायलेंट स्पेट हुआ है उसके बाद कश्मीरी पंडित्स के अंदर कितना कॉन्फिडेंस आता है कि वो वापस जाके सेटल हो सके, वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। कश्मीरी पंडित्स के साथ जो नॉन लोकल्स हैं, जो लेबर की तरह वहां पे जाके काम कर रहे हैं, उनको मार रहे हो, ना उनका रिलीजन से कोई लेना देना है, वो बस वहां पे काम करने के लिए करें, उनको भी लोग मार रहे हैं। सिख माइनॉरिटी के ऊपर जो खतरा है, ये सब खतरों को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, ये आगे आने वाले में भी समय में ही पता चलेगा। बात ये बताई जा रही है कि जो मोदी सरकार है, इस मोदी सरकार को ग्राउंड लेवल पे सिविल सोसाइटी के साथ, कश्मीर के लोगों के साथ इंगेज करना चाहिए। रिकॉन्सिलिएशन यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। एकदम से लोगों को आप पकड़ के जेल में डाल दोगे, सिक्योरिटी के नाम पे बहुत सारे लोगों को महीनों सालों तक जेल में बंद रखोगे, उससे चीजें सॉर्ट आउट नहीं होगी और ज्यादा बिगड़ जाएंगी। ऐसा यहाँ पे राधा कुमार साहब का बोलना है। अब क्या सही है क्या गलत है, ये तो हमारी सरकार डिसाइड करेगी, आगे आने वाले समय में पता चलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। न्यू एक्सक्लूसिव प्लीज, इंडिया अवेट्स अ फुल कास्ट हेड काउंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट्स लॉजिस्टिकल और लीगल जस्टिफिकेशन टू नॉट डिस्क्लोज कास्ट सेंसस डू नॉट स्टैंड स्क्रूटनी। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? देखिए, फाइनली नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक एफिडेविट पेश किया सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें उन्होंने बताया कि क्यों सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस के डाटा को इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा, फुल्ली तरीके से रिलीज नहीं किया जा रहा। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स बताई जा रही हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने
यहाँ पे अपने एफिडेविट में जो भी रिस्पॉन्सेज दिए हैं उन रिस्पॉन्सेज के अंदर गलती ढूंढने की कोशिश कर रहा है ऑथर यहाँ पे। जैसे क्या गलती ढूंढने की कोशिश कर रहा है ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि जब एफिडेविट को डिटेल से आप पढ़ोगे केंद्र सरकार के, तो उस एफिडेविट में लिखेगा कि टोटल नंबर ऑफ जो कास्ट थी 1931 के सेंसस में वो थी 4147, लेकिन जब सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करवाया गया 2011 का, तब टोटल नंबर ऑफ कास्ट निकल के आई 46 लाख। अब समझिए 1931 के सेंसस में 4000 से ज्यादा कास्ट थी और 2011 के सेंसस में SCCC में 46 लाख कास्ट है। तो इतनी सारी कास्ट कहां से आ गई 46 लाख? तो ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत से इंडियन लोग अपने कास्ट के नाम को, सब कास्ट के नाम को, क्लैन, ग्रोथ और सरनेम्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। तो चूंकि वो इंटरचेंजेबली यूज कर रहे थे और जो इन्यूमरेटर्स थे, कास्ट इन्यूमरेटर्स, वो जब कंपाइल कर रहे थे डाटा को, तो स्पेलिंग्स में कंफ्यूज हो गए, कई बार कास्ट के क्लासिफिकेशन में कंफ्यूज हो गए, इसलिए इतने सारे 46 लाख कास्ट नेम्स निकल आए। लेकिन एक्चुअली में इतने सारे 46 लाख कास्ट नेम है नहीं। तो भाई भारत सरकार का ये बोलना है कि 46 लाख कास्ट नेम इज अ ह्यूमंगस नंबर। ओके, तो ये 46 लाख कास्ट नेम इसलिए निकल के आ रहे हैं क्योंकि कुछ इनहेरेंट फ्लॉज हुए हैं इस सेंसस को कंडक्ट करने में, और इन फ्लॉज को सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। तो हम इनको जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन 2022 में ये जो सेंसस हो रहा है, एक्चुअली में 2021 का सेंसस था, वो 2011 के बाद 2021 में आएगा, लेकिन कोरोना की वजह से एक साल डिले हो गया। तो 2022 का ये जो सेंसस है उसमें SCCC को पूरी तरीके से गिनने का टाइम नहीं बचा। अब ऑथर यहाँ पे सरकार से क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में आया था, अगर मान लीजिए सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में कुछ फ्लॉज थे, तो उन फ्लॉज को आप पिछले 10 सालों में क्यों नहीं सॉल्व कर पाए? 2011 से 2021 आ गया है और 10 सालों में आप कास्ट सेंसस के फ्लॉज को नहीं पूरा कर पाए हो, तो ये एक प्रॉब्लम बताई जा रही है। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूनियन कैबिनेट ने एक एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंट की है, हेडेड बाय नीति आयोग वाइस चेयरमैन अरविंद पेगरिया इन जुलाई 2015। एक्चुअली में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में ये जो 46 लाख नाम प्रपोज किए गए थे, इन 46 लाख नामों को सेग्रीगेट करने के लिए, कास्ट को क्लासिफाई करने के लिए ओवरऑल एक कमेटी बनाई गई थी नीति आयोग वाइस चेयरमैन अरविंद पंगरिया के अंदर। प्रॉब्लम ये हुई कि उस कमेटी में एक ही मेंबर अपॉइंट किया गया, उसके अलावा उसके बाद उसमें कोई मेंबर ही अपॉइंट नहीं किया गया। तो भाई आपने इस कमेटी में मेंबर क्यों नहीं अपॉइंट किया? ये कमेटी ने सही तरीके से काम नहीं किया, इसके नेग्लिजेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये सवाल पूछ रहा है ऑथर यहाँ पे सरकार से। दूसरा, सरकार से ये भी बोल रहा है ऑथर कि देखिए जितनी आप गलती बता रहे हो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में, एक्चुअली में उतनी गलतियां हैं नहीं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के डाटा को कोट किया जाए तो जो केंद्र सरकार का जो एफिडेविट आया सुप्रीम कोर्ट में, वो क्या बोलता है कि अगर महाराष्ट्र में टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस, देखिए SC के अंदर बहुत सारी कास्ट होती है, ST के अंदर बहुत सारी कास्ट होती है, OBC के अंदर बहुत सारी कास्ट होती है। अब महाराष्ट्र के अंदर जो सेंट्रल लिस्ट है इन तीनों की, SC ST OBC की, अगर उसकी टोटल कास्ट आप गिनोगे तो 494 है। ये सेंट्रल लिस्ट कौन सी होगी? तो आपको पता होना चाहिए SC को रिजर्वेशन मिलता है, ST को रिजर्वेशन मिलता है, OBC को रिजर्वेशन मिलता है। तो OBC के अंदर कौन कौन सी कास्ट, SC के अंदर कौन कौन सी कास्ट, ST के अंदर कौन कौन सी कास्ट, तो किसको किसको रिजर्वेशन मिलना है ये सेंट्रल लिस्ट में लिखा रहता है, सिंपल। तो ऐसी 494 कास्ट निकल के आती है महाराष्ट्र में। लेकिन जब सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डाटा निकल के आया तब पता चला कि महाराष्ट्र के अंदर 4.28 लाख कास्ट है। तो ये यूनियन गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई एक तरफ 494 कास्ट लिखी हुई है, एक तरफ 4.28 लाख कास्ट। तो यहाँ पे एफिडेविट में ये भी लिखा है सरकार ने कि जो 99% कास्ट यहाँ पे निकल के आई है, इनकी आबादी 100 से कम है। जी हाँ, महाराष्ट्र के अंदर जो 4.28 कास्ट बताई जानी है, इसमें से 99% कास्ट में जो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो 100 से कम है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो महाराष्ट्र की 10.3 करोड़ की जनता में 8.8 करोड़ की जनता को 2440 कास्ट में सेग्रीगेट किया जा सकता है, क्योंकि बाकी जो कास्टें हैं उनमें पर कास्ट 100 से कम लोग हैं। और ये जो 2440 कास्ट हैं इसमें कम से कम 1000 मेंबर्स हैं, और उसमें से भी ज्यादातर जो होंगे वो 494 में कवर हो जाएंगे, जिसका नाम सेंट्रल लिस्ट में आता है। तो ऑथर केंद्र सरकार को यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जितना गलत आप सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, उतना गलत सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस है नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ज्यादातर जो कास्ट निकल के आ रही है वहां पे जो नंबर ऑफ फॉलोवर्स है उस कास्ट के बहुत ज्यादा कम है। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, मेजॉरिटी ऑफ द कास्ट में यहाँ पे कवर हो जाएगी। ये सब बातें यहाँ पे कहा जा रहा है। समझ गया बात को?
तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ऐसे बहुत से फैक्ट्स, अब सारे फैक्ट्स मैं आपके साथ यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ। बस केंद्र की सरकार ने ये बोला कि देखिए हम सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डाटा क्यों नहीं रिलीज कर रहे हैं, जो कि टोटल नंबर ऑफ कास्ट SCCC 2011 के हिसाब से 46 लाख, जबकि इतनी सारी हो नहीं सकती। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल भी चेप देना कि सेंट्रल लिस्ट ऑफ SC ST और OBC में टोटल कास्ट के नाम निकल के आया 494, SCCC में लिखा था 4.28। हालांकि 99% जो कास्ट है उसके फॉलोअर्स 100 से कम है, और महाराष्ट्र के अंदर 10.3 करोड़ में से 8.8 करोड़ 2440 कास्टों के, जिनकी मिनिमम पॉपुलेशन 1000 से ज्यादा है। तो इस प्रकार के कुछ पॉइंट्स अगर कास्ट सेंसस से रिलेटेड किसी आर्टिकल में आप चेप दोगे ना, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पे अलग से क्या और बताया गया, देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये बताया गया कि भाई देखिए, अगर आप सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के हिसाब से पूरी पॉपुलेशन को सेग्रीगेट करते हो, इनडायरेक्टली ऑथर यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको एक एक आदमी को सेग्रीगेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जो टॉप 5000 कास्ट हैं उनको भी सेग्रीगेट कर डालते हो, जैसे स्टेट के लेवल पे 500 और ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे 5000, अगर इतनी कास्टें भी आप सेग्रीगेट कर देते हो तो मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, लगभग 80% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इसमें कवर हो जाएगी। और हम परफेक्शन नहीं ढूंढ रहे हैं, मतलब कुल मिला के देखिए ऑथर यही बोल रहा है कि आप एक एक बंदे को इन्यूमरेट करने का बहाना लेके आप कुछ इन्यूमरेशन ही ना करो, वो सही नहीं है। बेटर ये रहेगा कि आप मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन का कास्ट इन्यूमरेशन कर दो, ठीक है। तो SC ST में जो कास्ट सेग्रीगेशन है वो कुछ हद तक किया गया है, OBC के अंदर जो कास्ट सेग्रीगेशन है वो करना यहाँ पे मेन वजह है इस कास्ट सेंसस की। तो बेटर ये रहेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को कास्ट के बेसिस पे सेग्रीगेट कर दो। उसके बाद जो कास्ट बचेंगी, जिनकी आबादी बहुत कम है, उनके लिए कोई एक मिसलेनियस कैटेगरी बनाई जा सकती है, या फिर समय के साथ साथ उनका भी सेग्रीगेशन और कास्ट इन्यूमरेशन किया जा सकता है। ऐसा यहाँ पे ऑथर बोलने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिला के ज्यादातर पॉपुलेशन 80 से 90% पॉपुलेशन 5000 से 6000 ओवरऑल पैन इंडिया कास्टों में कवर हो जाएगी, ये ऑथर यहाँ पे बोल रहा है। और इसी के लिए वो केंद्र की सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा है कि केंद्र की सरकार SCCC के रिजल्ट्स को रिलीज नहीं कर रही है, SCCC के रिजल्ट से कुछ यूजफुल निकल सकता है। तो ये एक व्यू पॉइंट था जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगले आर्टिकल में चलते हैं, द अदर क्वाड, इंडिया मस्ट retain strong ties with Iran as it seeks partnership with the US Israel UAE bloc। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो रिसेंटली अभी एक वर्चुअल मीट हुई फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, US इजराइल और UAE के बीच में। वेस्ट एशियन जियोपॉलिटिक्स में ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। अगर बात की जाए इजराइल और UAE की, तो पहले तो कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे नहीं, अब फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस बन गए हैं अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद। तो इनके बीच में इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन शुरू हो गया। अब जब UAE और इजराइल इन दोनों के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, यानी जो सुन्नी किंगडम्स हैं और जो आपका इजराइल है, जिनकी बात पहले कभी नहीं बनती थी अरब मुद्दे को लेके, पैलेस्टीन के मुद्दे को लेके, अब इनके बीच में अगर बनना शुरू हो गई है तो दिस इज एक्चुअली वेरी पॉजिटिव फॉर इंडिया, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। क्योंकि इंडिया इजराइल के साथ भी अच्छे रिश्ते रखना चाहता है, इंडिया एमिरेट्स यानी कि UAE के साथ भी अच्छे रिश्ते रखना चाहता है, और इंडिया ईरान के साथ भी अच्छे रिश्ते रखना चाहता है। अब चूंकि इजराइल और UAE के बीच में यहाँ पे इजराइल और UAE के बीच में यहाँ पे अब्राहम अकॉर्ड साइन हो गए, तो इजराइल और UAE को बैलेंस लेके चल पाना इंडिया के लिए अब काफी आसान है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब वो अभी इजराइल में है, उन्होंने कोऑर्डिनेटर कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया जहाँ पे उनके इजरायली काउंटरपार्ट यार लेपेड भी थे। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की यहाँ पे बात की गई, और इन चारों नेशंस ने मिलकर क्या बोला, इन चारों नेशंस ने मिलकर बोला कि भाई इंडिया की जो रीजनल फॉरेन पॉलिसी है वो वेस्ट एशिया के साथ अलाइन होनी चाहिए। और अगर इन चार कंट्रीज की बात की जाए, इंडिया, USA, UAE, इजराइल, तो वो अलाइन होती नजर भी आ रही है। इजराइल ने भी यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल्स दिखाए, UAE ने भी पॉजिटिव सिग्नल्स दिखाए, USA ने भी पॉजिटिव सिग्नल्स दिखाए। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन वेस्ट एशिया में एक रोड़ा आ जाएगा, और वो रोड़ा है किसके टर्म्स में, ईरान के टर्म्स में। तो कुल मिला के यहाँ पे जो क्वाड है, इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया, जापान की ग्रुपिंग, इस प्रकार का एक और क्वाड यहाँ पे बनता नजर आ रहा है, इंडिया, इजराइल, UAE और आपका USA। ठीक है, हालांकि इस पे इतना सोचने की जरूरत नहीं, क्वाड बनाना इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि क्या है, यहाँ पे ऑथर ये भी बोल रहा है कि वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स में एक लिमिट से ज्यादा इंडिया को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स में स्ट्राइफ बहुत ज्यादा है। एक लिमिट से ज्यादा इंटरफेरेंस इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा सकता है। UAE के साथ हमारी दोस्ती बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पहली बात तो UAE
से बहुत वाइटल एनर्जी सिक्योरिटी जुड़ी हुई है। यूएटी हमको गैस वगैरह और ऑयल वगैरह की सप्लाई देता है। उसके साथ साथ यूएई के अंदर इंडिया के बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए यूएई के साथ इंडिया की दोस्ती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ बात की जाए तो भाई इजराइल एक बहुत बड़ा डिफेंस सप्लायर है इंडिया को, तो इजराइल के साथ दोस्ती अच्छी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पास्ट में जो भी इंडिया की वेस्ट एशिया पॉलिसी रही है वो 3 पिलर्स पे डिपेंडेंट रही है। एक तो सुन्नी गल्फ मोनार्की, सुन्नी गल्फ मोनार्की में कौन कौन आता है? सऊदी अरेबिया आता है, यूएई आता है, बहरीन आता है। फिर इजराइल और ईरान। ईरान चूंकि शिया डोमिनेटेड कंट्री है, इसको अलग काउंट किया जा रहा है यहाँ पे। तो इजराइल और सुन्नी गल्फ मोनार्चीज, इनके साथ तो रिश्ते इंडिया अच्छा कर पाएगा, ये तो साफ साफ दिख रहा है अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद। लेकिन इस पूरी की पूरी रिलेशनशिप को ईरान के साथ बैलेंस करना, ये यहाँ पे एक चैलेंज हो जाता है। खासकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जिस प्रकार से यूएसए और ईरान की इक्वेशन छोड़ के गया, उसके बाद तो इंडिया के लिए खासा यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। तो इंडिया को अपने सारे के सारे जो कार्ड्स हैं वो बहुत प्रॉपरली बैलेंस करके चलने हैं। ट्रेड में, एनर्जी में, क्लाइमेट चेंज में, मैरीटाइम सिक्योरिटी में, इन हर चीज पे एक तरफ पे यूएई और इजराइल को बैलेंस करना है और दूसरी ही तरफ ईरान के साथ भी उतने ही अच्छे रिश्ते हमको रखने हैं। और वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स में एक लिमिट से ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि यूएसए भी वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स से निकल के ईस्ट एशिया पे ज्यादा ध्यान दे रहा है ताकि वो चाइना के राइज को कंटेन कर सके। तो इस कंटेक्स्ट में वेस्ट एशिया में जो पावर सिचुएशंस हैं, जो पावर बैलेंसेस है, वो सोचता है आगे बदल जाए। तो इंडिया को स्पेसिफिकली ये ध्यान रखना है कि एक लिमिट से ज्यादा वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स में ना पड़ा जाए। ओके, तो जिस हद तक चाइना इंटरवीन कर रहा है वेस्ट एशिया में, जिस हद तक यूएसए इंटरवीन कर रहा है वेस्ट एशिया में, उतना हमको इंटरवीन नहीं करना है। हमें बस इतना इंटरवीन करना है कि हम अपनी एनर्जी सप्लाईज को मेंटेन कर सकें, जो हमारे इंडियंस इन देशों में जाके काम कर रहे हैं इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकें, और बहुत ज़्यादा उनकी लोकल पॉलिटिक्स में पड़ना, ज़बरदस्ती के लिए चाइना को पुश बैक करना, इन सब चीज़ों में हमको इन्वॉल्व नहीं होना है। ऐसा यहाँ पर आर्टिकल में बताया जा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल है ग्लोबल प्लेयर इन सोलर पावर बाय एम्ब्रेसिंग एडवांसेस इन सोलर टेक्नोलॉजी, तमिलनाडु कैन कंटिन्यू टू लीड द सेक्टर। एक्चुअली में तमिलनाडु में लार्ज स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं और बहुत मेजर स्केल पे लगाए जा रहे हैं। देखा जाए तो एज ऑफ मार्च 2021 तमिलनाडु में 4.4 गीगावाट्स की इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी है। अगर पोटेंशियल देखोगे आप तमिलनाडु का, तमिलनाडु में जितनी धूप आती है और जितना सोलर पोटेंशियल है तमिलनाडु का, दैट इज एस्टिमेटेड एट समवेयर अराउंड 279 गीगावाट। 279 गीगावाट का सोलर पोटेंशियल है, हालांकि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 4.4 गीगावाट्स की है। तमिलनाडु की अगर आप सोलर पॉलिसी देखेंगे 2019 की, तो इनका टारगेट है कि ये 2023 तक 9 गीगावाट के सोलर इंस्टॉलेशंस करेंगे। लेकिन उसके लिए प्रेजेंट सोलर इंस्टॉलेशंस का दोगुना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी के लिए सोलर इंस्टॉलेशन है 4.4 गीगावाट। अब इसके लिए यहाँ पे तमिलनाडु को बहुत सारे मार्केट ट्रेंड्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा और इनोवेशंस लेके आने पड़ेंगे। जब बात आती है इनोवेशन की, तो हम बात करते हैं कि भाई सोलर सेल से रिलेटेड कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज अभी के लिए अवेलेबल हैं। तो अभी के लिए फर्स्ट जनरेशन सोलर सेल्स मोनोक्रिस्टलाइन और मल्टी क्रिस्टलाइन, दो प्रकार के सिलिकॉन वेफर्स को इस्तेमाल करता है। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन सोलर सेल्स है, जिसके बेसिस पे बहुत मेजर स्केल पे अभी सोलर एनर्जी पैदा की जाती है, उसमें दो प्रकार के सिलिकॉन वेफर्स हैं, मोनोक्रिस्टलाइन, मल्टी क्रिस्टलाइन। इसमें से ज्यादा अच्छा कौन है? तो मोनोक्रिस्टलाइन को ज्यादा अच्छा माना गया है। जो मोनोक्रिस्टलाइन है वो सिंगल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन से बना है, जो कि हायर प्योरिटी का होता है, और जो मल्टी क्रिस्टलाइन है वो अलग अलग फ्रेगमेंट ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल से बना हुआ होता है। मोनोक्रिस्टलाइन जो पैनल्स होते हैं इनकी एफिशिएंसी होती है 24%, और मल्टी क्रिस्टलाइन जो पैनल होते हैं उनकी एफिशिएंसी होती है 20%। ओके, अगर क्रिस्टलाइन सिलिकॉन टेक्नोलॉजीज की बात की जाए तो सोलर पावर प्रोडक्शन में ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, और 95% ऑफ द ग्लोबल फोटोवोल्टेइक सेल्स का जो मार्केट है वो क्रिस्टलाइन वेफर्स ही पकड़ते हैं। तो इंडिया में स्पेसिफिकली जो मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स हैं इन पे ज्यादा फोकस मारा जा रहा है, लेकिन मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स मल्टी क्रिस्टलाइन पैनल से ज्यादा महंगे लेकिन एफिशिएंट भी ज्यादा है। धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे मोनोक्रिस्टलाइन सेल्स और मल्टी क्रिस्टलाइन सेल्स के बीच के जो प्राइस डिफरेंसेस है वो कम हो रहे हैं, और आगे आने वाले समय में मोनोक्रिस्टलाइन सेल टेक्नोलॉजी को उतने ही दाम पर अडॉप्ट किया जा सकता है, ये बताया जा रहा है। उसके साथ साथ सोलर सेल्स में कुछ नई टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रिस्टलाइन सिलिकॉन फोर्सेस ऑन बाईफेशियल सोलर सेल्स। तो सोलर सेल्स में पहले यूनिफेशियल सोलर सेल्स या बाईफेशियल सोलर सेल्स बनाए जा रहे हैं। कुछ इस प्रकार के सोलर सेल्स हैं जो कि दोनों साइड से सोलर एनर्जी को खींच सकते हैं अपने सामने। तो ये जो बाईफेशियल सोलर सेल्स हैं ये भाई 10 से 20% सोलर पावर को बढ़ा सकते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। फिर इसमें अंदर एक और टेक्नोलॉजी है द पैसिव एमिटर
एंड रियर कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी, ये भी यहाँ पे पॉपुलैरिटी गेन कर रही है, जो कि आउटपुट को थोड़ा बढ़ा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि नई टेक्नोलॉजीज में प्राइस पैरिटी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन नई टेक्नोलॉजीज को मेजर स्केल पे डिप्लॉय करना है तो प्राइस पैरिटी होनी चाहिए। मतलब कि ओवरऑल अगर आप देखो तो पहले की जो हम सोलर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं उनका जितना दाम है और नई जो सोलर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं उनका जितना दाम है, इस दाम में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। अगर इस दाम में एक लिमिट से ज़्यादा आप फर्क रखोगे तो चीज़ों को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, फिर आगे क्या बताया जा रहा है कि ये जो सेकेंड जनरेशन सोलर पीवीज है जिसमें कि थिन फिल्म टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होगा, इन थिन फिल्म टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए बहुत सारी सिंगल थिन लेयर्स जो होती है ना सोलर सेल्स की, उनको डिपॉजिट किया जाएगा एक दूसरे के ऊपर और उसको एक प्लास्टिक ग्लास में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसको सोलर फॉर्म्स और रूफ टॉप्स में लगा के सोलर पावर के आउटपुट को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जा सकता है, व्हीकल्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सब बातें यहाँ पे ओवरऑल बताई जा रही। कैडमियम टेल्यूराइड का इस्तेमाल करना, तो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन, देखिए क्रिस्टलाइन सिलिकॉन को टेक्नोलॉजिकली और इवॉल्व करके कैडमियम टेल्यूराइड के प्रयोग करके हम ऐसे सोलर पैनल्स को बना सकते हैं जो सोलर पैनल्स हाईली एफिशिएंट है। प्रॉब्लम बस ये होगी कि उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। इस कॉस्टिंग को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे एक स्टेप और ऊपर चले जाएंगे तो थर्ड जनरेशन सोलर सेल्स आ जाती हैं, जिसमें कैसी टेक्नोलॉजीज लगी हैं, तो पेरोविस्काइट, नैनो क्रिस्टल एंड डाई सेंसिटाइज सोलर सेल्स लगे हुए हैं। ये जो पेरोविस्काइट्स नाम की टेक्नोलॉजी है, ये पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से आगे बढ़ी है और इसकी सेल एफिशिएंसी 18% ज़्यादा बताई जा रही है। इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के अंदर ये पोटेंशियल है कि अभी के लिए जो ट्रेडिशनल सिलिकॉन वेफर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है सोलर प्रोडक्शन के लिए, उसको ये रिप्लेस कर सकता है। इसकी एफिशिएंसी भी हायर होगी, लेकिन ऑब्वियस सी बात है इसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। ओके, और इसके बाद एक और प्रकार की टेक्नोलॉजी यहाँ पे बताई जा रही है सोलर सेल्स के लिए, वह है ग्राफीन क्वांटम डॉट्स फॉर सोलर पीवीज। देखिए, ग्राफीन इज मेड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स बॉन्डेड टुगेदर एज हेक्सागन्स। तो सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स को आप हेक्सागन की तरह बॉन्ड कर दो तो बनता है ग्राफीन। ग्राफीन की जो थ्योरेटिकल एफिशिएंसी है वो भी बहुत ज्यादा बताई जा रही है व्हेन इट कम्स टू सोलर पावर। ओके, तो ये जो ग्राफीन है इससे भी हम लोग सोलर पावर में इन्वॉल्व करके कंसिडरेबल एडवांसेस कर सकते हैं और एफिशिएंट सोलर पावर का जनरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4-5 तरीके की हम लोग को टेक्नोलॉजी बताई गई है। एक तो मोनोक्रिस्टलाइन और मल्टी क्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया। फिर उसके बाद यहाँ पे बाईफेशियल सोलर सेल्स के बारे में बताया गया। फिर पैसिव एमिटर एंड रियर कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे बताया गया। उसके बाद अगर बात की जाए तो थर्ड जनरेशन के अंदर पेरोविस्काइट और नैनो क्रिस्टल और डाई सेंसिटाइज सोलर सेल्स के बारे में यहाँ पे बताया गया, जिसकी एफिशिएंसी 18% ज़्यादा होती है। और उसके बाद ग्राफीन क्वांटम डॉट्स फॉर सोलर पीवीज, इसके बारे में बताया गया। तो सोलर सेल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है, आप इन पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को चेप दो, थोड़े 2-3 नंबर एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे। बाकी तमिलनाडु के अंदर सोलर पॉलिसी बोलती है कि 9 गीगावाट लगाओ 2023 तक, और एज ऑफ मार्च 2021 4.4 गीगावाट लगाए। ये इन्फॉर्मेशन तो वैसे भी आप चेप सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं द मैनी बर्डन्स ऑफ यूएस कांग्रेस। देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है बातचीत करने के लिए। इस आर्टिकल को लिखा है जेम्स मैकडरमॉट साहब ने। इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि यूएसए के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट कैसे काम करते हैं। तो जैसे कि कांग्रेस में जब भी कोई बिल के ऊपर बहस होती है यूएस के अंदर, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और जो सेनेट के मेंबर्स हैं वो कैट्स जो कि हर्ड करके नहीं झुंड में चलती हैं, जैसे कैमल्स होते हैं, कैमल्स एक झुंड में चलते हैं, तो कुछ इस प्रकार से लोग काम करते हैं। कैमल्स के झुंड के लिए बताया जाता है कि हर कैमल के ऊपर बराबर का वजन रखो। अगर कोई कैमल, कुछ कैमल्स के ऊपर ज्यादा वजन है और बाकी कैमल्स के ऊपर कम वजन है, तो ज्यादा वाले आगे ही नहीं चलेंगे। तो कैमल्स के झुंड में ऐसा बोला जाता है कि हर कैमल की पीठ पे ऑलमोस्ट बराबर वजन होना चाहिए। उसी प्रकार से कांग्रेस का हिसाब है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट के जो मेंबर्स होते हैं यूएस के अंदर, वो तब तक नहीं चलेंगे अगर उनको लगता है कि ओवरऑल उनकी पीठ के ऊपर ज्यादा भार है। अभी के लिए अगर सेनेट की बात की जाए तो सेनेट में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ऑलमोस्ट बराबर हैं, 50-50%। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 212 रिपब्लिकन्स हैं और 220 डेमोक्रेट्स हैं। ये भी ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 50-50% है। तो इनके लीडर के लिए किसी भी एक प्रकार के बिल को पास करा पाना बहुत मुश्किल होता है। अभी के लिए जो कांग्रेस है यूएस के अंदर, वो 3 इंपॉर्टेंट बिल्स को पास करने की कोशिश कर रही है। एक बिल है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल का, एक क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, एक वोटिंग राइट से रिलेटेड है। इन तीनों चीजों को लेके पिछले
कुछ सालों में यूएस के अंदर काफी पॉलिटिक्स हुई है, तो वंस एंड फॉर ऑल डेमोक्रेटिक पार्टी इस पर्टिकुलर इश्यू को सॉर्ट आउट करना चाहती है। लेकिन ऑथर यही बोल रहा है यहाँ पे कि यूएस की पार्लियामेंट में चीजों को, पार्लियामेंट तो नहीं कांग्रेस बोलना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है यूएस के अंदर, प्रेसिडेंसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये मैं आपको पहले पक्षीकांत में पढ़ा चुका हूँ। तो यूएस के अंदर एकदम से चीजों को सॉर्ट आउट कर देना, इतने सारे बिल को पास करा के, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ऐसा यहाँ ऑथर बोलने की कोशिश कर रहे हैं। 1935 में जब फ्रैंकलिन रूजवेल्ट प्रेसिडेंट थे, उस समय पे भी उन्होंने कुछ ऐसा करने की कोशिश की थी, बट एक्चुअली में वो ऐसा कर नहीं पाए थे। उस समय पे वो, आप कह सकते हो, एक पेंशन प्रोग्राम लाने की कोशिश कर रहे थे, एक नेशनल हेल्थ प्रोग्राम लाने की कोशिश कर रहे थे, एक अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस प्रोग्राम लाने की कोशिश कर रहे थे, बट वो ऐसा कर नहीं पाए थे। और उसके बाद रूजवेल्ट की यहाँ पे मृत्यु हो गई। यहाँ पे बस ऑथर कुल मिला के यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जो सक्सेसिव प्रेसिडेंट्स आए हैं यूएस के अंदर, वो जब भी उन्होंने कोई नियम कानून पास कराने की कोशिश की ना, वो करवा नहीं पाए। जैसे कि बिल क्लिंटन के लिए कह रहे हैं, बिल क्लिंटन ने एक प्रपोजल दिया था, एक एम्बिशियस प्रपोजल था कि यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस लेके आओ अमेरिकन के लिए, लेकिन वो आगे नहीं चल पाया कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस में कुछ लोगों को लगा कि उनकी पीठ पे ज्यादा बोझ है, तो वो आगे ही नहीं बढ़े। उसके बाद हिलरी क्लिंटन ने भी इस बिल को पास कराने की कोशिश की। जब बैरक ओबामा आए, बैरक ओबामा ने भी हेल्थ कवरेज देने की कोशिश की, लेकिन वो बिल को पास नहीं करा पाए। फिर डोनाल्ड ट्रंप की तो इतनी बुराई कर रहे हैं यहाँ पे मैकडर्मट, डोनाल्ड ट्रंप के लिए बोल रहे हैं कि वो तो एक ऐसा इंसान था जिसको ऑर्डिनरी वर्किंग पीपल के बारे में ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं था। अब जब यहाँ पे 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद जो बाइडेन जीत के आए हैं, वो भी क्लाइमेट चेंज को लेके, क्लीन एनर्जी को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके चीजों को यहाँ सॉर्ट आउट करके पास कराना चाहते हैं। लेकिन अगर पुराना एक्सपीरियंस देखो, तो जब तक आप सारे कैमल्स के बोझे पे, पीठ पे बराबर बोझा नहीं रखोगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। कुल मिला के इनडायरेक्टली बोलने की कोशिश ये कर रहे हैं कि देखिए, यूएस की सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर जो चीज पहले पास हो जाए उसको पहले ही पास करा दो। तो अभी के लिए क्लीन एनर्जी के ऊपर जो बिल है और हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जो बिल है, ये पास होता मुश्किल लग रहा है। एक बिल है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जो कि ऐसा लग रहा है कि पास कराया जा सकता है। तो जो चीज पहले पास हो रही है उसको पहले ही पास करा दो। सब कुछ साइमल्टेनियसली पास कराने के चक्कर में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ऐसा यहाँ पे मैकडर्मट साहब बोल रहे हैं, और इसके पास्ट एग्जाम्पल्स भी वो कोट कर रहे हैं। तो ये सारा है इस पर्टिकुलर आर्टिकल का। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल यहाँ पे जानने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को शेयर करें, ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। कमेंट करके इस वीडियो के एंगेजमेंट को बढ़ाएं, लाइक किए बिना मत जाइएगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।